नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। जिंदगी उसके लिए कोई कीमत नहीं रखती, मौत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती और मजहब उसके लिए महज आतंक का एक औजार है। इसी औजार के साथ वो दहशत की फौज तैयार करता है, नफरत के बीज बोता है और खौफ की कहानियां गढ़ता है। इससे खतरनाक आतंकवादी दुनिया ने अब तक देखा नहीं था। पेरिस हमले के बाद देखिए उसके खौफ की कहानियां। बगदादी बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि बड़े शॉर्ट टाइम में इसने दुनिया की सबसे खूंखार ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर लिया। पूरे दुनिया के सुरक्षा पर, शांति पर आईएस ने एक सवाल तो खड़ा कर दिया है, बगदादी ने एक सवाल खड़ा कर दिया है। Our goal, as I've said many times, is to degrade and ultimately destroy this barbaric terrorist organization. अबू बकर अल बगदादी, ये नाम तो पिछले 4-5 साल में हर बड़े धमाके के साथ सुना जा रहा है, मगर दुनिया ने देखी है बस चंद तस्वीरें, जिहाद के नाम पर भड़काऊ भाषण और धमकियां। बगदादी कहां है, किस रूप में है, इसका पता दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों को अब तक नहीं। 2 बार उसके मारे जाने की खबरें आई, मगर वो भी पुख्ता नहीं साबित हुई। तो आखिर बगदादी के बार बार बचने का रहस्य है क्या? दाना, बस यही एक लफ्ज वाजिब है इस खौफनाक चेहरे के लिए। दुनिया में आतंक का दूसरा नाम बन चुके अबू बकर अल बगदादी के लिए इंसान के रूप में दानों के सिवा लफ्ज भी क्या हो सकता है उस शख्स के लिए जो बर्बादी की बुनियाद पर अपने ख्यालों का साम्राज्य खड़ा करना चाहता हो। और इस काम में जो भी आड़े आए उसे नेस्तनाबूद कर देना चाहता है आतंक का ये आका। इंसानियत की तो खैर बात छोड़िए, बख्शा तो इसने उस मजहब को भी नहीं जिसका नाम लेकर 21वीं सदी का खलीफा बनना चाहता है बगदादी। इसके हैवान हाथों से सिर्फ इराक और सीरिया में 2 लाख से भी ज्यादा मुसलमान मारे जा चुके हैं। मजहब तो बस बगदादी के लिए आतंक का औजार है, एक खौफनाक हथियार जिसके साथ मकसद सिर्फ एक है, अपनी धाक के साथ दहशत पैदा। बगदादी के लिए कहने को ये अपने लोगों के साथ नाइंसाफी का बदला है, मगर गौर कीजिए फ्रांस जैसे शर्मनाक हमले के बाद क्या हो रहा है। एक तरफ सीरिया में फ्रांस, रूस और अमेरिका के हवाई हमले और दूसरी तरफ दुनिया भर के मुसलमानों के सामने अपने ईमान और पहचान का संकट। खासतौर पर यूरोप में जहां मजहब के नाम पर मध्य पूर्व के शरणार्थियों के लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं। फ्रांस के साथ जर्मनी जैसे ही देश थे जो लीबिया, इराक और सीरिया में हो रहे खून खराबे से जान बचाकर भाग रहे लाखों लोगों के लिए पनाहगाह थे। मगर बगदादी की जिहाद की वजह से ये पनाहगाह भी खतरे में है। ये बगदादी को भी बखूबी पता है, मगर इरादा फ्रांस से भी और बड़े हमले करने की जता रहा है। तो फिर कैसी दुनिया की कल्पना करता है हैवान का ये हम शक्ल। एक तरफ मजहब के नाम पर बढ़ती नफरत और दूसरी तरफ इराक और सीरिया में बर्बादी, आतंकियों के साथ जा रही बेगुनाह लोगों की जानें। कहने को तो ये जिहाद के साथ जन्नत का ख्वाब है, मगर ये तो ख्याल ही दिल दहला देने वाला है। इराक और सीरिया में विध्वंस से अलग इस हैवान के हरम का सच सुनकर
बेगुनाहों पर जुल्म सितम की कहानियां सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। कत्ल और मौत तो जैसे उसके लिए पलक झपकने जैसी घटना है। परहेज न महिलाओं और बुजुर्गों को मौत के घाट उतारने से और न ही हिचक बच्चों के कत्लेआम से। महिलाओं की आबरू तार तार करने के साथ अपने लड़ाकों के लिए देह की मंडियां तक सजाता है ये हैवान। इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़ व मुजालदति अअदाइल्लाह व वफ़्फ़क़हुम व मक्कनहुम लितहक़ीक़ गायतिहिम। सीरिया और इराक के जिन इलाकों पर कब्जा है आईएसआईएस का, वहां बगदादी ने स्लेव मार्केट बना रखे हैं। इन गुलाम बाजारों में लड़कियों महिलाओं को भेड़ बकरियों की तरह रखा जाता है। इनकी बोलियां लगती हैं और खरीदारी के बाद इनके साथ कुछ भी करने की छूट होती है। बगदादी के ऐसे गुलाम बाजारों की नजीर तो मध्य युग में भी नहीं मिलती। इनमें रखी गई ज्यादातर महिलाएं शिया और यजीदी समुदाय की हैं। बगदादी के लड़के इनकी देह चील कौवों की तरह नोचते हैं। एक महिला के साथ दर्जनों आतंकी रेप करते हैं और यह सिलसिला उसकी आखिरी सांस तक चलता है। बगदादी के नर्कलोक की ऐसी खौफनाक कहानियां लगातार आती रही। आईएस के लड़ाके कैसे शहर पर कब्जे के साथ महिलाओं और बच्चों को गुलाम और अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। मगर बगदादी के नर्क बाजार के किस्से रूह कपा देने वाले। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईएस के स्लेव मार्केट में 3000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे कैद हैं। नर्क से भी बदतर जिंदगी के बीच इनके साथ जानवरों जैसा सुलूक होता है। आईएस के लड़ाके इनके साथ रेप करते हैं और मौत के बाद बाहर फेंक देते हैं। इसके खौफ से रोजाना औसतन 2 लड़कियां खुदकुशी करती हैं। जरा याद कीजिए जनवरी 2014 और इराक में बगदादी का वो आतंक। मोसुल शहर में गोलीबारी और धमाके के साथ आईएस आतंकियों ने कहर बरपाया। उससे कहीं ज्यादा खौफनाक था बगदादी का एक दूसरा प्लान। उस प्लान में बगदादी के निशाने पर थे यजीदी मूल के 40,000 लोग। इनका बसेरा था उत्तरी इराक में सिंजर की पहाड़ियों पर। बगदादी ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया। गोलियां बरसाने से पहले औरतों और बच्चों समेत तमाम लोगों को एक एक निवाले और बूंद की एक बूंद तक से महरूम रखा गया। भूख प्यास से तड़पकर जिसने बाहर निकलने की कोशिश की उसे गोली से उड़ा दिया। हालत यह हो गई कि प्यास से तड़पते बच्चों को जिंदा रखने के लिए उनके मां बाप ने अपनी नसें काटकर खून पिलाया। उस हमले के बाद यजीदी समुदाय के वजूद पर ही संकट खड़ा हो गया। हजारों सैकड़ों महिलाओं से रेप किया गया। चौराहों पर गोलियां बरसाकर कत्लेआम किया गया। 40,000 लोगों की मौत के साथ सिंजर की पहाड़ियां 21वीं सदी का करबला बन गई। उस कत्लेआम के साथ बगदादी हैवानियत की हदें तोड़ गया। आतंकी वारदातों को अंजाम वो इससे पहले सीरिया और इराक के दूसरे इलाकों में देता आ रहा था, मगर यजीदियों के कत्लेआम ने उसका असली चेहरा सामने ला दिया। ऐसी दहशत तो अल-कायदा, लादेन और तालिबान वाला मुल्ला उमर के नाम से भी नहीं थी। आतंक की दुनिया के इन चेहरों को 44 साल का बगदादी अपना आदर्श बताता है, मगर आतंक के खूनी खेल में इनका भी आका बन गया। इसकी एक वजह तो दरिंदगी है ही, मगर इससे भी बड़ी वजह है दौलत। एक जानकारी के मुताबिक अब तक 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति जमा कर ली है बगदादी ने। इसके साथ दुनिया का सबसे धनी आतंकी संगठन बन चुका है आईएसआईएस।
इसी दौलत के बल पर बगदादी खूनी खेल खेलता है, पैसों का लालच देकर लड़ाकों को भर्ती कराता है और कत्लेआम कराता है। कब्जे और कत्लेआम के साथ लूटपाट में भी माहिर हैं बगदादी के लड़ाके। इराक और सीरिया में तेल के सैकड़ों कुएं हथियाने के बाद पूरे ऑयल बिजनेस पर कब्जा जमा चुका है बगदादी। क्रूड ऑयल बेचकर हजारों करोड़ रुपए कमा रहा है। बगदादी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि बड़े शॉर्ट टाइम में ही इसने दुनिया की सबसे खूंखार ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर लिया, जिसके पास बहुत पैसा है और बड़े पैमाने पर ये दुनिया के लिए थ्रेट बनता जा रहा है। कहा जाता है कि इसके पास जो पैसा है वो लगभग $2 ट्रिलियन है। दुनिया में कुछ ही देश हैं जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा है। इसकी एनुअल इनकम है तकरीबन $2.9 बिलियन और इसकी डेली इनकम जो है ऑयल को बेचने से ही $4 बिलियन। इसके अलावा बड़े और तरीक़ों से ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, टैक्सेशन के माध्यम से, सेल ऑफ एंटीक्स, फिर डोनेशंस, रैंसम, किडनैपिंग, लूटिंग, फिर वो 40 देश जो प्यूटर ने बताया वो फंडिंग कर रहे हैं, फिर दुनिया के बहुत बड़े नॉन रजिस्टर्ड चैरिटीज़ हैं वो इसको डोनेट कर रहे हैं। सारे के सारे गल्फ़ की जो रॉयल फैमिलीज़ हैं सारे के सारे इसको प्रोटेक्शन, बड़े पैमाने पर प्रोटेक्शन मनी दे रहे हैं। इसके अलावा वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं, सारे के सारे उसको फंडिंग कर रहे हैं ताकि उनको ISIS का खतरा ना हो। इसके अलावा व्यापारियों से वसूली और बैंक लूट बगदादी की कमाई का बड़ा जरिया है। मोसुल के सेंट्रल बैंक को लूटकर बगदादी दुनिया के सबसे बड़ी बैंक डकैती का इतिहास अपने नाम से लिख चुका है। उस हमले में बगदादी के लड़ाकों ने 2,500 करोड़ रुपए लूटे थे। बगदादी को जिंदा और मुर्दा पकड़ने से पहले IS की यही अकूत दौलत और आर्थिक ढांचा मित्र देशों के लिए चुनौती है। यही वजह है IS के खिलाफ कार्रवाई में बगदादी के कब्जे वाले तेल के कुओं और तेल वाहक जहाजों को निशाना बनाया जा रहा था। बगदादी ऐसे ही हमले के बाद तिलमिलाया हुआ है। फ्रांस पर हालिया हमला इसी बौखलाहट का नतीजा है, लेकिन ये बौखलाहट बर्बादी की नई तहरीर लिखने को बेताब है। तो क्या बगदादी अपने मंसूबों में कामयाब हो चुका है? दुनिया में दहशत का दूसरा नाम बन चुका है बगदादी। ऐसा खौफ तो उसके आकाओं तक का नहीं था, लादेन या अल जवाहिरी जैसे नेताओं का भी नहीं। यही बगदादी के आदर्श रहे। मगर बगदादी में ऐसी क्या बात है जो IS को अलकायदा से भी ज्यादा खौफनाक बनाने में कामयाब रहा? दुनिया को अब रासायनिक युद्ध की तरफ धकेल रहा है बगदादी। ये फ्रांस खुफिया एजेंसियों की सूचना है। फ्रांस हमले के बाद पलटवार से निपटने के लिए अपने लड़ाकों को सबसे खतरनाक युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। इस पर यकीन करने की वजह खुद बगदादी की हैवानियत है। 5 से 6 साल की हिंसा और इसके साथ बनी बगदादी की क्रूर पहचान। इस फितरत को देखें तो 21वीं सदी का खलीफा बनने का ख्वाब पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है बगदादी। ये क्रूरता बगदादी को विरासत में मिली है। निजी तौर पर बगदादी बेहद शांत और चुपचाप रहने वाला एक नवाजी हुआ करता था, मगर अपने आका के आखिरी पैगाम के बाद पूरा मंसूबा बदल लिया। वो जून 2006 का एक हमला था। इराक में अमेरिकी फौज के उस हवाई हमले में छापेमार युद्ध का जानकर अल जरकावी मारा गया। तब तक इराक पर नियंत्रण कर चुकी अमेरिकी फौज के लिए ये एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि यही वो शख्स था जिसने सद्दाम हुसैन और पूरी हुकूमत के पतन के बाद भी अमेरिकी फौज के छक्के छुड़ाए हुए थे। तब 25 साल का बगदादी अल जरकावी का कट्टर समर्थक हुआ करता था। आतंक की दुनिया में तब तक बगदादी कदम रख चुका था, मगर तब उसे शायद ही कोई जानता था। जरकावी तो कतई नहीं, बगदादी विद्रोह का मौन समर्थक था। हालांकि उसने 2003 में
जमाते जायस अल सुन्ना जैसे उग्रवादी ग्रुप के गठन में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन लड़ाका तो उसे कोई कतई नहीं समझता था। अमेरिकी फौज ने भी दुबले पतले और बहुत कम बोलने वाले बगदादी को देखकर यही समझा था, ये तो एक आम विद्रोही है जो भड़कावे में आ गया है। बगदादी फरवरी 2004 में अमेरिकी फौज की गिरफ्त में आया था। उसके बाद 10 महीने तक दक्षिणी इराक में कैंप बक्का के अमेरिकी कैदखाने में रखा था। तब अमेरिकी फौज को उस खामोश विद्रोही से कोई खतरा नहीं था और दिसंबर 2003 में उसे रिहा करने की सिफारिश कर दी। इसी महीने सद्दाम हुसैन को भी महीनों की तलाश के बाद एक बंकर से गिरफ्तार किया गया। तब किसको लगता था हुसैन के अंत के बाद गुमसुम सा विद्रोही आतंक की नई फसल तैयार करेगा। – 2006 में अल जरकावी की मौत तक जिस मुजाहिदीन शूरा काउंसिल के लिए काम करता था अल बगदादी, किसी भी आतंकी ऑपरेशन में शायद ही कभी शामिल हुआ होगा। जरकावी की मौत के 4 महीने बाद जब मुजाहिदीन शूरा काउंसिल का नाम बदलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक किया गया, तब भी बगदादी को इसके शरिया कमेटी का सलाहकार बनाया गया। ये ओहदा बगदादी को उसके मंसूबों की वजह से नहीं, बल्कि पढ़ाई लिखाई की वजह से दी गई थी। बगदादी ने इस्लामिक स्टडी में डॉक्टरेट तक पढ़ाई की है, वो भी यूनिवर्सिटी और बगदाद से। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मस्जिदों में नमाज पढ़ाने लगे। ये वो दौर था जब इराक पर 1989 से 90 के हमले के बाद पश्चिमी देशों के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा था, मगर बगदादी इसमें कहीं नहीं था। सितंबर 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद जब अल कायदा और इसके सरगना ओसामा बिन लादेन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, तब 20 साल के बगदादी के अंदर विद्रोह की कोई सुगबुगाहट नहीं दिखी थी। मगर उसके 5 साल बाद उस गुमनाम बगदादी ने पूरे इराक में आतंक का जाल बिछाया। उसे देख आतंक के बड़े आका भी दंग रह गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 2006 में जरकावी की मौत के बाद जब उसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक का सलाहकार बनाया गया, तब बगदादी ने ही इराक के अलग अलग जिहादी गुटों को एकजुट करने का खाका बनाया। धर्म गुरु का चोला ओढ़े बगदादी सभाएं करता और जिहाद के नाम पर नौजवानों को भड़काता। बगदादी की तहरीर में गजब का आकर्षण था। इसकी बदौलत बगदादी अगले 4 साल में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक का अगुआ बन गया। आप देख रहे हैं दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी की खौफनाक कहानियां। बगदादी के खिलाफ जितनी हो रही है वो सिर्फ पेरिस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई नहीं है, वो एक खौफ का भी नतीजा है जो बगदादी के नाम से पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रहा है। ये बेवजह नहीं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी फौजी कार्रवाई में रूस के साथ फ्रांस और अमेरिका एक साथ दिख रहे हैं। देख रहा है बगदादी, चारों तरफ से बरसते बम गोले और हवाई हमलों में तबाह होता सीन। आतंकी ठिकानों के साथ बहुत कुछ और भी बर्बाद हो रहा है। रिहायशी इलाकों से लेकर आम लोग और शहर शहरातों से जुड़े तमाम धरोहर धराशायी हो रहे हैं। गोले बारूद से भरी धुंध के बीच हर तरफ दहशत है, लाशों का अंबार है, मगर बगदादी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस चालाकी से उसने सीरिया के घरेलू विद्रोह को आतंक का जामा पहनाया, अब इसे गढ़ बनाकर पूरी तरह बर्बाद कर देने पर आमादा है। एक तरफ खबरें हैं बगदादी अपनी मांद में घिर चुका है, मगर दूसरी तरफ उसकी ललकार भी साफ सुनाई दे रही है। फ्रांस पर हमले के बाद बगदादी की हैवान टोली व्हाइट हाउस को उड़ाने की धमकी दे रही है। ये वीडियो फ्रांस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के बाद बगदादी की तरफ से जारी किया गया है। इराक में बने इस वीडियो के जरिए बगदादी के आतंकी फ्रांस और अमेरिका के धरोहरों को
नेस्तनाबूद करने के साथ राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और बराक। हालांकि फ्रांस और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस धमकी को औपचारिक तौर पर खारिज करती नजर आईं, मगर एहतियातन हाई अलर्ट के बीच दोनों देशों में चौकसी कुछ और कहानी बयां कर रही है। जिहाद के नाम पर बगदादी का खौफ साफ बोल रहा है। प्रोपेगेंडा के मोर्चे पर कामयाब दिख रही है बगदादी की शैतानी साजिश। बगदादी की उस सबसे बड़ी साजिश का सूत्रधार मारा गया। फ्रांस हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल हामिद अबाउद ने खुद को उड़ा लिया। यह जितना बड़ा झटका बगदादी के लिए हो सकता था, उससे बड़ा है अब्दुल हामिद के गांव और परिवार वालों का बयान। फ्रांस में 129 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले अब्दुल हामिद की मौत की खबर पर हमने खुशी मनाई। उसके साथ यही होना चाहिए। अल्लाह ऐसे लोगों को पूरी कायनात में जगह नहीं देंगे। बगदादी जानता है दुनिया उससे नफरत करती है, मगर जिहाद के नाम पर जिस तरह जैसे हजारों नौजवानों को गुमराह कर रहा है, जन्नत नसीब होने का ख्वाब दिखा रहा है, वो बेहद खतरनाक है। Muslims around the world, religious leaders, political leaders, ordinary people have to, ask very serious questions about how did these extremist ideologies take root. Even if it's only affecting a very small fraction of the population, it is real. I think on the one hand, non-Muslims cannot stereotype, but I also think the Muslim community has to think about how we make sure that children are not being infected with this twisted notion that somehow they can kill innocent people. बात बराक ओबामा की जुबान से निकली है, मगर सोचने की दरकार आज हर किसी को है। बगदादी जैसे हैवानी फितरत वाला शख्स दुनिया को बर्बादी के किस कगार पर ले जाना चाहता है। मध्य पूर्व में आतंक की बिसात बिछाने पर अब वो यूरोप और एशिया समेत पूरी दुनिया को मध्य युग में धकेलने पर आमादा है। आतंक और मजहबी नफरत की बुनियाद पर बसे उस साम्राज्य का खलीफा वो खुद होगा। बस यही ख्वाब है बगदादी का, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, और इसीलिए बेहद चौकन्ना भी रहता है बगदादी। आईएस के टॉप कमांडरों को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं। अव्वल तो कई बड़े आतंकी उसे पहचानते तक नहीं। तो क्या यह खामोशी और गुमनाम शख्सियत बगदादी ने जानबूझकर बनाई थी? बगदादी ने अपनी आतंक की शख्सियत बेहद रहस्यमयी ढंग से तैयार की। इसकी भनक तब खुद अलकायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक के आकाओं को भी नहीं लगी। वो इतना रहस्यमयी है कि सामने मिल जाए तो पहचानना मुश्किल। ये उन दिनों की बात है जब बगदादी अमेरिकी कैद से रिहा किया गया था, मगर आज भी उसका ठिकाना और पहचान पहेली से कम नहीं। बगदादी कौन है और कहां छिपा हुआ है, ये किसी को नहीं पता। वो सीरिया में है या फिर सद्दाम के जमाने में बने किसी सुरक्षित बंकर में, ये दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं और खुफिया एजेंसियों के आगे रहस्य है। बगदादी के सिर्फ 65 करोड़ रुपए इनाम के बावजूद एक बड़ी पहेली। बगदादी का परिवार शुरू से ही सद्दाम हुसैन और उसकी सेना का समर्थक रहा है। कई लोग सेना में भर्ती भी थे। अगर बगदादी की आंखें खराब नहीं होती तो शायद वो भी सेना में भर्ती होता, तब आतंक की कहानी दूसरी होती। 2006 में सद्दाम हुसैन की फांसी और अल कायदा के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों की खबरें बगदादी को खतरनाक मंसूबों से भर रही थी। लादेन को वो अपना सबसे बड़ा आदर्श मानता था। 26 मई 2010 को जब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक का सरगना बनाया गया तो उसने अपना मंसूबा भी जारी कर दिया। इसके बाद इराक में मोसुल से लेकर बगदादी तक हुआ हर बड़ा हमला बगदादी की साजिश और इशारे पर हुआ। मार्च 2011 से अप्रैल 2011 के बीच इराक में कुल 23 हमले किए गए बगदादी के इशारे पर। 2 मई 2011 को लादेन की हत्या के बाद 100 हमलों के साथ बदला लेने का ऐलान किया। 5 मई को दक्षिणी बगदाद के हिला इलाके में बड़ा हमला किया जिसमें 100 लोगों की जान गई। 28 अगस्त 2011 अल कुरा मस्जिद पर हमला किया जिसमें प्रमुख सुन्नी धर्मगुरु खालिद अल फहदवी की मौत हुई। बगदादी ने जो कहा वो पूरे इराक में कर दिखाया। अलग अलग शहरों और इलाकों पर हुए हमलों में हजारों लोग मारे गए। पूरे इराक में अमेरिकी सेना के आगे बस एक ही चुनौती थी, अबू बकर अल बगदादी।
दरअसल बगदादी ने सद्दाम हुसैन की सेना में अपनी पुश्तैनी बैठ का फायदा उठाया। सद्दाम हुसैन की सेना के कमांडरों से हाथ मिलाकर अहम ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। इन्हीं के जरिए उसे बड़े पैमाने पर हथियार और लड़ाके मिले। मगर बर्बाद इराक बगदादी की मंजिल नहीं थी। इस्लामिक स्टेट के लिए उसने अगला ठिकाना बनाया सीरिया को। सीरिया तब गृह युद्ध झेल रहा था। सीरियाई राष्ट्रपति के खिलाफ अल-कायदा और फ्री सीरियन आर्मी जैसे आतंकी गुट जंग छेड़े हुए थे। ये जंग तब अरब क्रांति के नाम से जानी जा रही थी। बगदादी ने मौके का फायदा उठाया और अत्याचार के खिलाफ आम लोगों का रहनुमा बनकर जंग में शामिल हो गया। उसने एक बार फिर से अपने संगठन का नाम बदला, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। सीरिया में जंग के दौरान यही बगदादी था जिसने फ्री सीरियन आर्मी के जनरल का चोला पहनकर दुनिया से अपील की, अगर उन्हें हथियार न मिले तो वो बागियों से अपनी जंग 1 महीने के अंदर हार जाएंगे। इसी अपील पर अमेरिका, इजराइल, जॉर्डन, टर्की, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों ने फ्री सीरियन आर्मी को हथियार, पैसे और ट्रेनिंग की मदद देनी शुरू की। मदद के लिए बाकायदा सारे आधुनिक हथियार, एंटी टैंक मिसाइल, गोला बारूद सब कुछ सीरिया पहुंचा दिया। और बस यहीं से आईएस के दिन पलट गए। वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिना अलमुरसलीन। आधुनिक टैंक, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, नाइट विजन डिवाइस। आज आईएस के पास हर वो हथियार है जो रूस, फ्रांस और अमेरिका की सेनाओं के पास है। इनमें से ज्यादातर वो हथियार हैं जो मित्र देशों ने फ्री सीरियन आर्मी के लिए दिए थे। वो साल भर के अंदर आईएस तक जा पहुंचे। सीरिया में फ्रीडम फाइटर का नकाब पहनकर बगदादी ने दुनिया को ऐसा धोखा दिया कि अमेरिका और रूस जैसे देश भी दंग रह गए। इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। इसी की बदौलत आज अपने गढ़ से ललकार रहा है बगदादी। अपने हैवानी हमलों के साथ चीख चीख कर बता रहा है उसका असली मंसूबा सीरिया की आजादी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इस्लामिक स्टेट की स्थापना और खुद उसका खलीफा बनने का है। इस्लामी हुकूमत के नाम पर बगदादी ने जिस तरीके से कत्लेआम की शुरुआत की, उसे देखकर सबका सिर चकरा गया। सीरिया में अब तक आतंकवादियों का गुट अल-कायदा से अलग होकर धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था, लेकिन बगदादी के कमान संभालते ही आतंकवादियों के इस गुट ने मारकाट का जो तरीका अपनाया वो दिल दहलाने वाला था। हैवानियत की इससे खौफनाक तस्वीर और क्या हो सकती है। आतंक की दुनिया में अपने उदय के साथ बगदादी ने दहशत फैलाने के लिए यही हथकंडा अपनाया, लोगों को बंधक बनाना और कैमरे के सामने उनका सिर कलम कर देना। पूरी दुनिया ऐसे आतंक पर थू-थू करती रही, मगर आईएस के आतंकियों का ऐसे वीडियो जारी करना लगातार बढ़ता गया। ऐसे वीडियोस में सिर कलम करने के साथ और भी तरीके अपनाए गए। मसलन बंधकों को पिंजड़ों में बंद करके जलाना, पिंजड़े सहित पानी में डुबो देना, गले में विस्फोटक बांधकर उड़ा देना, कार में बंद करके ब्लास्ट करना, यहाँ तक कि रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाना इनके लिए मामूली बात है। उसकी उंगलियां लॉन्चर का ट्रिगर दबा देती हैं। अपने नाम का खौफ पैदा करने के लिए इस हैवान ने मासूमों को भी नहीं बख्शा। अभी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें 10 से 11 साल का बच्चा बड़ी ही बेरहमी से बंधक का गला रेतते हुए नजर आता है। हालांकि इससे बढ़ती बदनामी की वजह से बगदादी ने कैमरे के सामने गला काटने का वीडियो जारी करने पर तो बैन लगा दिया, मगर कैमरे के पीछे वो ऐसी बेरहम फौज तैयार कर रहा है जिससे सुनकर रूह कांप जाती है। बगदादी बच्चों की एक ऐसी ब्रिगेड तैयार कर रहा है जिन्हें सिर कलम करने से लेकर सुसाइड बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन्हीं में से एक 15 साल के सुसाइड बॉम्बर का इस्तेमाल फ्रांस पर हुए हमले में किया गया था। अब देखिए बगदादी के आतंक की ये खौफनाक तस्वीर। चेहरा भले ही हसीन और बिंदास, मगर 26 साल की हसना नाम की युवती आईएस की सुसाइड बॉम्बर है।
बगदादी की जिहाद के नाम पर खुद को उड़ा देने के लिए तैयार। इसने ऐसा किया भी। उत्तरी पेरिस के फ्लैट में जब पुलिस ने दबिश दी तो चारों तरफ से घिरा देख खुद को बम से उड़ा लिया। लेकिन ये इस हसीना का पूरा सच नहीं। सच तो ये है कि ये ना तो जिहादी है और ना ही इसकी इस्लाम में कोई दिलचस्पी। धड़ल्ले से शराब पीना और सिगरेट के छल्ले उड़ाना उसका शगल था। इसके अलावा इसके कई बॉयफ्रेंड भी बताए जाते हैं। बाथ टब में नहाती हसना की सेल्फी इमेज उसकी बोल्ड इमेज को बताने के लिए काफी है। मगर बगदादी के आतंक की मंडली में शामिल होते ही वो दहशत का दूसरा नाम बन गए। लेकिन बगदादी के लिए इन चेहरों का शायद ही कोई मतलब है, न ही इनकी मौत का कोई मलाल। फ्रांस के मास्टर माइंड से लेकर सिर कलम करने के लिए कुख्यात जिहादी जॉन मारा गया, लेकिन बगदादी इन पर अफसोस नहीं मनाता। अगर आईएस के आतंकी कैंप की बात करें तो वहां रह रहे आतंकियों की हालत भी कम नरकीय नहीं होती। नए भर्ती किए गए आतंकियों के साथ मनमानी और शोषण उनके सीनियर करते हैं। यही नहीं, इरादा बदलने पर मौत के घाट भी उतार दिए जाते हैं। ऐसी खबरें भी तमाम आई जब बगदादी के जिहादी भाषणों से प्रभावित होकर आईएस के लिए लड़ने गए युवा किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। उन्होंने बगदादी के आतंकी कैंप की जो हालत सुनाई वो दिल दहला देने वाली है। मगर बगदादी के लिए यही अब तक की कामयाबी का राज है। वो लोगों को गुमराह करता है और फिर मजहब के नाम पर अंधी जंग में मरने के लिए धकेल देता है। तो अब दुनिया को तय करना है बगदादी के नाम और आतंक पर छिड़ी ये अंधी जंग कब खत्म होगी। और ये काम बिना एकजुट हुए नहीं हो सकता। आतंक के नाम पर दोहरी नीतियां बगदादी की ताकत है और इसे छोड़ना होगा। रूसी राष्ट्रपति ने वाजिब ही फरमाया, बगदादी को मदद के हर रास्ते सबसे पहले बंद करने होंगे। Организация Объединенных Наций, предусматривающих право государств на самооборону. अब तक ये साफ हो चुका है, बगदादी जैसा हैवान न किसी मजहब का है और न ही किसी मुल्क का। उसे हर हाल में पहचानना होगा। 2 बार मौत की खबरें आ चुकी हैं, मगर तीसरी खबर पुख्ता करने के साथ ये भी तय करना होगा कि कोई दूसरा बगदादी इस धरती पर सिर न उठाए। दुनिया भर के राजनेताओं को सोचना पड़ेगा, ये बगदादी आखिर आया कहां से। वो कोई एलियन भी नहीं है, पैदा तो इसी दुनिया के खाके में हुआ है। उसके खात्मे के साथ ये सोचना जरूरी है कि आखिर क्यों कभी लादेन तो कभी बगदादी जैसा हैवान इतना बड़ा हो जाता है कि उसका खात्मा करना मुश्किल। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए आज तक।